वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपके साथ में मेरा बिजनेस मैथ्स का सफर स्टार्ट होता है, शुरू होता है। और डे वन, और सबसे पहले मैं अपने कुछ वर्ड्स के साथ इसको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएं। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप सेम 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उनमें से सबसे टफेस्ट अगर कोई एक सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो वो बिजनेस मैथ्स है, नो डाउट। लेकिन मैं आपको आज फर्स्ट क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले ही इस बात का वचन देता हूं कि कोई भी मेरा स्टूडेंट जो है एवरेज स्कोर नहीं लाएगा, वो आउटस्टैंडिंग स्कोर ही लेकर के आएगा। पेपर चाहे कितना भी टफ बन जाए, हर उस लेवल तक, हर उस डिफिकल्टीज लेवल तक जाएंगे और एक एक क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर वे में हम करेंगे। एंड वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद भी हमें बिजनेस मैथ्स करना पड़ रहा है, हम क्या परफॉर्मेंस करेंगे, तो आपको A to Z सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। मां सरस्वती की कृपा से मैं कह रहा हूं कि मैं कोई स्टूडेंट ऐसा आज तक आया हो जिसको मैं समझा ना पाया हूं, तो आप उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। कमेंट सेशन को चालू रखना है, आपको कमेंट सेशन पे आपको डिस्कशन करते रहना है। भैया आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, कहां क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या प्लान कर रहे हैं, आप में से कौन सीए प्लान कर रहा है, कौन सीएमए प्लान कर रहा है, कौन गवर्नमेंट जॉब प्लान कर रहा है, कौन जो है कैट एमबीए के लिए प्लान कर रहा है। तो ऐसी बातें, ऐसे डिस्कशन साथ साथ क्लास के होते ही रहेंगे, तो फिर मजा आएगा पढ़ाई में कि पढ़ाई भी हो रहा है एक तरीके से, डिस्कशन भी कर रहे हैं, मतलब आपको भी जानने को मुझे मौका मिल रहा है। क्लियर है बच्चे की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने पेरेंट्स में भी आप है पॉसिबल करना, कर सकते हो, पर बच्चा करता नहीं है, लगता है कि यार वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो आप वो कुछ करियर से रिलेटेड बातें आप यहां पर मुझसे कर सकते हो। तो चलिए बच्चे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। बच्चे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये बहुत बाद का क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में स्टूडेंट के यही क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या है और सर ये क्यों है। उसके बाद अगर आपको दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तब जाकर करके आप इस चीज को लेकर के एग्री होंगे कि हाँ सर आप बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है। लाइक आप अपने क्लासरूम को देखते हो, क्लासरूम में आपके 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 के 40 स्टूडेंट एक ऐसा गुच्छा बना करके नहीं बैठ जाते हैं एक जगह जाकर करके। आप अपने क्लासरूम के डेस्क को देखेंगे तो जो डेस्क आपके क्लासरूम में होते हैं, जो लाइनें बनी हुई हैं वो आपके पास में, लाइक उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। और उस लाइनों में जो आप पीछे तक जाते हैं, लाइक 4 अगर आपके पास में लाइन बने हैं डेस्क्स के तो 4 कॉलम्स हो गए, और 6 डेस्क्स लगे हुए हैं तो इस तरीके से 6 रोज हो गए। और उस पूरी क्लासरूम को आप जो देख रहे हैं, जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को जिसको कि रो एंड कॉलम में अरेंज किया गया है, और उस पूरी क्लासरूम को देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में नजर आएगा आपका वो पूरा क्लासरूम जहां पे आप चीजों को देख रहे हैं। क्लियर है बच्चे? और उस डेस्क पे जो बच्चे आप लोग बैठे हुए हो, आप एलिमेंट हो। आप क्या हो? आप एलिमेंट हो। तो आपको सही तरीके से एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिकल ऑर्डर में सिटिंग करवाने के लिए आपको रो एंड कॉलम वाइज आपको बांटना पड़ा और आपको बिठाना पड़ा, जिससे कि सही तरीके से आप जो है क्लासेस के अंदर बैठ पाए। तो मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरीके का होता है कि जो भी डेटा होता है हमारे पास में, उस डेटा को सिस्टमैटिकल ऑर्डर में अरेंज करना रो एंड कॉलम वाइज। और अगर आप किसी भी डेटा को रो एंड कॉलम वाइज अरेंज करते हैं तो वो रो एंड कॉलम मिल करके क्या बन जाता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है। और इस रेक्टेंगुलर शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिएगा मुझे पता है कि आप लोगों ने 12th में बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस बेसिक इंट्रोडक्शन में से एक सिंगल क्वेश्चन आपका सेम 3 बीकॉम ऑनर्स में नहीं आने वाला है। पूरे मैट्रिक्स में आपने जितना 12th में पढ़ा था उसमें से आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा यहां पर। लेकिन मैं उस चीज को पहले 1-2 घंटा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा 1-2 क्लासेस में। क्यों पढ़ाऊंगा? आपको पढ़े हुए टाइम हो गया है, माइंड से चीजें निकल गई हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, निकल जाती हैं, वो रिवाइज हो जाएगा। जिन पे मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से कंफर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि इससे पहले आप में से किसी ने मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करें हम यहां पर।
तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं भैया मैट्रिक्स क्या है। तो आपको मालूम है डेटा को रो एंड कॉलम वाइज सिस्टमैटिकली अरेंज करना है अदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा मैट्रिक्स के बारे में क्या कहता है, एक एक चीज पढ़ेंगे भाई, समझते हुए पढ़ेंगे चीजों को। देखिए मैट्रिक्स क्या है, आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल्स कॉलम्स। एम किसे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोज को, नंबर ऑफ रोज को। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि आपके पास में कुछ रोज है एंड कुछ कॉलम है, क्लियर है। लाइक आपके पास में कुछ इस तरीके से रो में आपका डेटा है, क्लियर है। दिस पर कोई एक डेटा ले रहे हैं हम 2 3 5 1 2 7, डेटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपने डेटा को अरेंज करा, तो जो इस तरीके से जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, रो बोलेंगे, जिसको हम R1 हमारे पास में ये है एंड रो सेकंड हमारे पास में बच्चे ये है, इसको रो बोलेंगे। एंड कॉलम क्या वो किसे कहते हैं, ये हमारे पास में बेसिकली जो वर्टिकल है इसे हम कॉलम बोलते हैं, C1 C2 एंड C3। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई पहले। और इसको हम इस ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो एंड कॉलम वाइज, तो रो क्या है जो हॉरिजॉन्टल है एंड कॉलम क्या है जो वर्टिकल है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कॉलम बोलेंगे। एंड आपको इसमें समझना होगा हर एक एलिमेंट का एड्रेस आपको लिखना आना चाहिए। जैसे कि इस एलिमेंट्स ये जो है बेसिकली मैट्रिक्स में ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एलिमेंट्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लैरिटी आई आपको कि भैया मैट्रिक्स क्या है, रो क्या है एंड कॉलम्स क्या है। और अगर मैं आपसे एड्रेस पूछूं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। क्लियर है बच्चे। लाइक अगर मैं एड्रेस पूछूं, एड्रेस किसका पूछ रहा हूं, लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा मुझे बताओ ये 2 का एड्रेस क्या है, ये 2 का एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले 2 एक एलिमेंट है तो ए से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है बच्चे। और ए से रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे पहले देखूंगा ये 2 किस रो में है, किस गली में है। कॉलम मतलब मकान नंबर, तो सबसे पहले किस गली में, ये गली नंबर 1 गली नंबर 2, तो ये हमारे पास है 2 किस में, गली नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये रो किस रो में है। उसके बाद ये किस कॉलम में है, 2 कौन से कॉलम में, तो कॉलम ये सेकंड कॉलम में है। तो बेसिकली यहां पर 2 एलिमेंट का एड्रेस ये है। क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, लाइक मैं यहां पर ले रहा हूं 7 के बारे में, इस 7 के बारे में कि 7 का सर आप एड्रेस लिखें। तो 7 का हम एड्रेस कैसे लिखेंगे, एक एलिमेंट है ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किस रो में, ये फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो में है ये, तो किस रो में, पहले रो लिखेंगे। एंड उसके बाद किस कॉलम में, 1 2 3, थर्ड, इसको देखिए किस कॉलम में, ऊपर से पता लगता है कॉलम, तो थर्ड कॉलम में है दिस वन। क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको समझ में आया कि एलिमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आप इस बात को समझिएगा कि बेसिकली जो रिप्रेजेंट हम एलिमेंट्स को कर रहे हैं तो ए से कर रहे हैं, और पहले आई लिख रहे हैं, और फिर इसको हम क्या बोलेंगे, जे। आई मतलब रो और जे मींस कॉलम, कि कौन सा रो है, आई, एंड जे मींस कौन सा कॉलम है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोटा मोटा इसकी डेफिनेशन से क्या खोद के निकाला अभी तक हमने, यहां से क्या चीज की हमने अभी तक, इससे हमने यहां पर ये किया है कि जो मैट्रिक्स है बच्चे, आज जो है आपकी क्लासेस बिजनेस मैथ्स की है और फर्स्ट क्लासेस है, तो बाकी क्लासेस पे भी शेड्यूल लगा होगा। ये क्लासेस बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है, हाँ जी। तो बात करते हैं यहां पर, ये समझ में आपको आया। तो क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं, एंड अ वर्टिकल कॉलम्स एंक्लोज बाय द पेयर्स ऑफ द ब्रैकेट्स, इस तरीके के ब्रैकेट से एंक्लोज होते हैं। तो फिलहाल आपको मैट्रिक्स का इतना मीनिंग समझ में आया। अगर आपको ये चीज मैट्रिक्स की समझ में आ गई है तो मैट्रिक्स क्यों है, क्या है, पता लगा क्यों है, वो समझिए। लाइक कुछ इस टाइप का एक आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, इस तरीके से आपके सामने एक लव लेटर आ जाए। क्लियर है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन में क्वेश्चन कट रहा है,
मैं हल्का सा इसको ठीक कर दूं। हाँ जी बच्चे देखें, तो यहां पर आप देखते हैं कि ऐसा कुछ एक लव लेटर आपके पास में आ जाए तो उसके इमोशंस को कैसे समझोगे आप। चलो देखें, ब्लू कंपनी विशेस टू प्रोड्यूस द 3 टाइप्स ऑफ द ड्रिल्स, टाइप एक्स, टाइप वाई एंड टाइप जेड। 3 टाइप के जो ड्रिल्स कर रहा है टू प्रोड्यूस ऑन द 3 मशीन्स, और 3 मशीन का इस्तेमाल करता है इसको प्रोड्यूस करने में, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। टू मैन्युफैक्चर टाइप एक्स ड्रिल रिक्वायर्ड द 20 मिनट्स ईच एंड मशीन 1 and 2 respectively and 3 minutes the machine 3. A type Y drill that requires the type Y को 2 मिनट on a machine 1 and 3 मिनट machine 2 और 4 मिनट machine 3 पे उसको लग जाता है। क्लियर है? देन उसके बाद a type Z drill requires the 3 minutes of machine 1, 4 minutes of the machine 2 and 3 minutes of the machine 3. Clear है? There are the 35 hours available of machine 1. क्लियर है? एंड 4.5 आवर्स ऑन मशीन 2 के लिए अवेलेबल है एंड 5 आवर्स मशीन सी के लिए अवेलेबल है। हाउ मेनी ड्रिल्स ऑफ द ईच टाइप शुड द कंपनी मेक्स इन द ऑर्डर टू यूज ऑल द अवेलेबल टाइम। क्लियर है बच्चे? कितने जो है ड्रिल्स वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या निकालोगे बताओ? तो जब तक सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप इसको सही ढंग में, इस डेटा को जो वर्ड में आपको गिवन है, आप सही तरीके से अरेंज नहीं करते हैं तो फिर किसी कंक्लूजन पे आप जा भी नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम को अरेंजमेंट करना, और उसके अरेंजमेंट के लिए ही हम मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि रो एंड कॉलम में इसको अरेंज कर पाए। अब मैट्रिक्स बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, वो फिर मैट्रिक्स का अपना एक ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, वो कैसे टैकल करते हैं वो सेकंड फेज आ जाता है। तो आइए, हाँ आपको बिल्कुल ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये खैर क्वेश्चन है, मैं यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया एकदम से। नहीं भाई, ये बस बताने के लिए था कि हम क्या पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? खैर ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये 2024 में का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया है। क्लियर है? मैं अभी इस क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा भैया, इस क्वेश्चन पे आने के लिए मुझे अभी टाइम लगेगा। मैं फिलहाल बता रहा हूं कि मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैट्रिक्स क्या है और क्यों है ये समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के बेसिक्स से। What is the order of the each of the following matrices? सबसे पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिसेस के ऑर्डर को हम बेसिकली कैसे लिखेंगे, पहले इसके हम रो को लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास में? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m क्रॉस n, m क्रॉस n में रिप्रेजेंट करते हैं। m क्रॉस n, m क्या है हमारे पास में? m किसको रिफ्लेक्ट करता है? m किसको रिफ्लेक्ट करता है बच्चे? m रिफ्लेक्ट करता है किसको? रोज को। किसको? रो, नंबर ऑफ रोज। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। ये क्या है हमारा? m है। और n किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को n रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, कितने रो हैं पहले ये लिखोगे, फिर कितने कॉलम है। एग्जांपल के लिए देखें आप जरा, यहां पे कितने रो हैं, रो गिनो आप यहां पे पहले, R1 एंड R2 कितने रो है? 2 रो है। तो पहले नंबर ऑफ रोज क्रॉस एंड आप कॉलम, कितने कॉलम है? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये क्या हमारे पास में बेसिकली कॉलम्स हैं, तो कितने कॉलम्स हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। क्लियर है बच्चे? इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और एक चीज ध्यान रखना आप, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने मल्टीप्लाई करा, लाइक यहां में मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई आपने करना नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 6 आपके पास में आया, तो 6 क्या हो गया आपके पास में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 6 क्या है हमारे पास में? 6 हमारे पास में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बात आपको समझ में आया कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, और एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो उसके ऑर्डर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू n, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आपको है? तो देन आप इजिली कर सकते हैं, बेसिकली पूरा का पूरा आपका एक एलिमेंट है। क्लियर है? समझ में आया? प्लस माइनस हो रहा है तो पूरा ये एक एलिमेंट है।
तो आप यहां देखिए कितने रोज हैं हम आपके पास में, 1 and 2 रोज है। एंड कॉलम कितने हैं आपके पास में, ये 1 कॉलम है। ऐसे मत कर देना यहां पर, ये 1 और ये 2 ये 3 कुछ ऐसे, ये नहीं करना। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये एक कॉलम में ही चल रहा है। एंड ये कॉलम 2 है, तो कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो ये क्या हो गया भाई बच्चे हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। एंड देखेंगे आगे, यहां पर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो कितने आपके पास में रोज हैं, R1 R2 R3 C1 C2। तो कितने रोज हमारे पास में, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। क्लियर है बच्चे, 3 रोज है एंड 2 कॉलम है और नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। क्लियर है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना आ गया। क्लियर है ना, लिखना आया नहीं आया ये बताएं भाई। और साथ के साथ यार थोड़ा सा आप लोग एक्टिव पढ़ रहे हैं और एक्टिव होकर के कमेंट भी साथ साथ चलाते रहे। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसके साथ साथ में आगे बढ़ेंगे और है यहां पर इक्वलिटीज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। जब 2 मैट्रिक्स आपके पास में है, एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स आपके पास में है, तो जो इस मैट्रिक्स के पास में ऑर्डर है और इस दूसरे मैट्रिक्स के पास में जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। और एक मैट्रिक्स को कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिएगा। क्लियर है, लाइक एक ये मैट्रिक्स है एंड एक ये मैट्रिक्स है। एग्जांपल समझिएगा, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए जरूरी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, लाइक एक ए मैट्रिक्स है, दिस वन एक्स वाई 3 जेड, और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास में 5 2 एम नहीं रखते, कोई और नाम रखता, लाइक पी एंड जेड। और ये आपसे कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी है। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, 2 मैट्रिक्स अगर आपसे कह रहा है इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर बेसिकली क्या देखोगे आप, कुछ इस तरीके से एक्स वाई 3 जेड, एक ये मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है 5 2 पी एंड 7 दिस वन। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल का साइन आ गया तो जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स है, लाइक एक्स का कोरोस्पोंडिंग क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो इसका जो है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या है, इसे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चे, इसको कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहेंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहेंगे। तो जेड का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या है, ये दिस वन। ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चे, ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल दिखेंगे आपको। कैसे दिखेंगे आपको, ये इक्वल आपको दिखेंगे। और इक्वल में फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पर हम, लाइक हमारे पास में क्या है, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या है 5, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5। एंड y के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स 2 है, तो y की वैल्यू क्या है यहां पर, y की वैल्यू 2 है। क्लियर है। एंड z की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू क्या है यहां पर 3, p इक्वल्स टू 3। एंड z की वैल्यू क्या है हमारे पास में, z की वैल्यू हमारे पास में बच्चे है 7। क्लियर है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में भाई, नहीं आएगा ये सब। फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि भाई साहब आपको जो चीज करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले चीजें पता हो, एक एक टर्म्स क्लियर हो आपको। क्लियर है। और मेरा पढ़ाने का स्वभाव और नेचर ऐसा ही रहने वाला है कि मैं एक एक चीज की क्लैरिटी करता हुआ आगे बढ़ूंगा। और मैं कभी भी ये चीजें नहीं मान के चलता हूं कि मेरे बच्चों को चीजें आती ही होंगी। मैं हमेशा मान के चलता हूं मेरे बच्चों को कोई भी चीज नहीं आती है, जिससे कि हर एक बच्चे के डाउट्स क्लियर रहे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड p, तो ये वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर लिया। तो बात समझ में आई आपको, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, डाउट है तो भाई पूछेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ऐसी इक्वलिटी मैट्रिक्स है, यहां पर हमसे कुछ x y एंड
कुछ वैल्यूज पूछ रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, एक्स एंड वाई, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, जेड की वैल्यूज पूछा जा रहा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये कुछ वैल्यूज हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ये इक्वल का साइन आ गया तो आप समझ गए। सबसे पहले क्या समझ में आया आपको? एक्स माइनस वाई, जो ये आपके पास में एलिमेंट है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है? -1, तो इसके इक्वल में क्या है? -1। क्लियर है बच्चे? एंड आप देखेंगे लाइक 2x माइनस वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। 2x माइनस वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है हमारे पास में? 0। एंड आगे चलते हैं तो ये मेरे पास में 2x प्लस जेड का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है हमारे पास में बच्चे? 5। एंड आगे देखते हैं 3z प्लस w का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 13। तो आपको पता है जब इक्वल आ गया तो इक्वल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। लाइक इसका ऑर्डर क्या है जरा मुझे बताएं, क्या ऑर्डर है इसका? 2 क्रॉस 2, एंड इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप कि इसका क्या है बेसिकली? ये जो हमारे पास में ऑर्डर दो मैट्रिक्स का सेम है तभी हमारे जो है इक्वल मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब यहां पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये इक्वेशन एक्स वाई है, तो दो वेरिएबल का इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से आप यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, आप क्या करें यहां पर, आप साइन, ये वेरिएबल वाई सेम है, कॉफिशिएंट भी सेम है, तो बस साइन हमारा डिफरेंट होना चाहिए, तो जो कि नहीं है तो मैं साइन चेंज करूंगा। आप जो प्लस है वो मैंने माइनस, जो माइनस है वो मैंने प्लस कर दिया, एंड प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि आप एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा। एंड एक्स में से 2x माइनस करा तो माइनस का x बचेगा, एंड ये y से y एलिमिनेट हो गया, एंड इक्वल्स टू -1 में से 0 गया तो -1 ही बचा, एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में? 1 आया। तो एक वैल्यू तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, x की वैल्यू। अब अपने इक्वेशन में आप वैल्यू पुटअप करो, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है ना आपका, एंड x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, एंड माइनस वाई इक्वल्स टू -1 यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, एंड माइनस वाई इक्वल्स टू, ये पहले से -1 था, इक्वल्स टू -2। क्लियर है बच्चे? माइनस से माइनस कैंसिल, एंड y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में? y इक्वल्स टू हमारे पास में 2 आ गया। क्लियर है? ये समझ में आपको आया या नहीं आया? पहले ये बताएं आप जरा। कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेंगे। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2। अब सिंपली y की वैल्यू 2 है तो आप यहां पे x की जगह x की वैल्यू अप्लाई कर दें। x क्या हमारे पास में? 1, एंड प्लस z इक्वल्स, थोड़ा तैयार कर रहा हूं अभी मैं आपको, एंड z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? 5, ये प्लस का 2 वहां की क्या आ जाएगा? माइनस का 2, एंड z इक्वल्स टू भाई 3। क्लियर है? अब जिनको इन कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है भैया, तो उसको आपको तो भैया फिर एक बार मुझे बताना पड़ेगा कि सर हमें इस कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, एक संजीवनी बूटी नाम का एक कैप्सूल है 15 क्लासेस का, वो डोज आपको लेना होगा। उसके बाद जो है आप जिसकी मृत अवस्था में है, मृत अवस्था मतलब समझते हो ना, अगर एक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मृत अवस्था में है, काटते कैसे हैं, साइन कैसे चेंज हो जाता है वहां जाकर करके, एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर ऐसी मृत अवस्था में है तो उसको तो भैया संजीवनी बूटी से ही जिलाया जा सकता है। और संजीवनी बूटी का एक संजीवनी बूटी कैप्सूल क्लासेस होंगी 15 क्लासेस, जिसमें कि आपको वहां पे ठीक किया जाएगा अगर यहां पे प्रॉब्लम है तो भाई। क्लियर है? वो मैं सब बच्चों को ये प्लस माइनस नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 80% स्टूडेंट को ये प्लस माइनस आ रहा होता है, तो वो बड़ा बोर हो जाएंगे। बट जो 20% बच्चे हैं प्रॉब्लम में, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम है ना भाई। तो आप उसके लिए हमें इन्फॉर्म करेंगे कि सर संजीवनी बूटी का कैप्सूल दे दीजिएगा, हम आपको संजीवनी बूटी का कैप्सूल खिला देंगे, और फिर आपके मैथ्स फिर से जो है खड़े उठेगी। क्लियर है भाई? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। जेड की वैल्यू निकाल लें, यहां पर हमने ये जेड की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई। अब हम यहां पर 3, एंड जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 13, एंड 3 इंटू 3 क्या हो गया हमारे पास में? 9 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 13, एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू 13 माइनस 9, एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया? 4। क्लियर है?
तो देखिएगा जो जो वैल्यू पूछा था वो सारी वैल्यू निकाल लिया हमने। बस ये सब निकालने का एक पर्पस ये था, एक मतलब ये था कि आप इस बात को समझ पाए कि भैया जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहां तक क्लैरिटी आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, स्पेशल टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं अब आपकी क्लासेस में। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आप रो मैट्रिक्स के बारे में समझिए, जिसमें कि नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास में सिर्फ एक ही रो हो। मैंने ये नहीं कहा कि कॉलम नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन रो एक ही होगा। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं भैया, लाइक A इक्वल्स टू, एक ऐसा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 2 3, जिनमें कॉमा का साइन बीच में नहीं आता है, 5। कॉलम तो है लेकिन रो क्या है? रो एक ही है, रो एक ही है। एंड कॉलम तो है C1 C2 एंड C3, बट रो एक है। तो a matrix that has the exactly one row is called a row matrix। एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? जाहिर से समझ गया, रो मैट्रिक्स में जब एक रो था तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक एक A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2, माइनस में भी भैया, माइनस में एलिमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, दिस वन। क्लियर है बच्चे? इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके पास में सिर्फ एक ही सिंगल कॉलम हो। यहां तक क्लियर है भाई? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेंगे, और थोड़े से कमेंट में यार एक्टिव हो जाएंगे। इतने सारे स्टूडेंट हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर, इतने सारे स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा, धीरे धीरे आप देख लीजिएगा, आपकी पूरी क्लास, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरा नॉर्थ कैंपस, लगभग 100% कोई भी स्टेटमेंट देना सही नहीं रहेगा, बट लगभग आप मान के चलिएगा वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और हमसे पढ़ते हैं। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है और बड़ा प्राउड भी फील होता है कि हमें पढ़ाने का मौका मिला आप लोगों को। तो आप बिल्कुल एंगेजिंग रहेंगे और बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे तो चीजें और मजा भी आते रहेंगी। कमेंट भी करते रहें भैया, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ी बातचीत भी होनी जरूरी है। आज जीरो और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास में जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ जीरो ही है, जीरो को छोड़ के कोई एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट्स है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप जो है वो उसको आप कह सकते हैं। भैया ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं है? हाँ ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर देखें, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं लाइक 0 0 0 0 0, पे जो भी एलिमेंट है सब जीरो ही है, इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? देखिए नल मैट्रिक्स के बारे में कह दिया इसने, M क्रॉस N मैट्रिक्स whose एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स आर ऑल जीरो इज कॉल्ड द M क्रॉस N जीरो और द नल मैट्रिक्स। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का क्या मतलब आप समझते हैं? स्क्वायर का मतलब जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी चौड़ाई, मतलब जो इसकी लेंथ है उतनी उसकी ब्रेथ है तो स्क्वायर हो जाता है, जब लेंथ है ब्रेथ इक्वल होता है। तो इसी तरीके से यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, जितने रोज उतने कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम, 3 रो बने तो 3 ही कॉलम है, 4 रो है तो 4 कॉलम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उस टाइप की मैट्रिक्स एक स्क्वायर शेप में दिखती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक A मैट्रिक्स है, दिस वन 2 3 5 7, क्या इसका ऑर्डर है? 2 क्रॉस 2। तो यहां पर M क्या है हमारे पास में? 2, एंड N क्या है हमारे पास में? 2। तो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा यहां पर? M इक्वल्स टू N देखने को मिलेगा। जरूरी 2 क्रॉस 2 का ही हो। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक B मैट्रिक्स 3 5 7, 3 कॉलम्स हो गए, 3 रो दिखाते हैं, 1 2 8 -5 -2 0। क्लियर है बच्चे? एक आधा एलिमेंट तो जीरो हो ही सकता है। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने? 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर क्या है? M इक्वल्स टू N है। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं भाई? डायगोनल मैट्रिक्स आप किसे बोलोगे ये बताएं जरा। डायगोनल मैट्रिक्स आप उसे कहोगे जिसके सिर्फ मेन डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हो। क्या हो? मेन डायगोनल पर ही एलिमेंट्स देखने को मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए, और अदर एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। क्लियर है बच्चे? एग्जांपल, एग्जांपल सभी चीज समझ में आती है, ऐसे थोड़ी समझ में आती है।
लाइक मैं बात करता हूं, पहले आप समझिएगा मेन डायगोनल किसे कहते हैं। लाइक 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 5, दिस वन। क्लियर है बच्चे? यहां पर आप एक चीज देखें, एक चीज ऑब्जर्व करें आप, दिस वन, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको हम क्या बोलेंगे? मेन डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेन डायगोनल। क्लियर है? नॉट फॉलिंग ऑन द मेन डायगोनल्स इज 0। क्लियर है बच्चे? मेन डायगोनल, मेन डायगोनल्स कहते हैं इसको हम। तो अदर मेन डायगोनल्स पे एलिमेंट दिखेंगे और अदर जो एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल को छोड़ करके वो हमारा क्या होगा? वो 0 होगा। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पर ये एलिमेंट हो। ध्यान रहे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं बात कुछ इसकी करूं, लाइक B इक्वल्स टू 3 5 0 0 1 0 2 0 5 0 0, यहां पर भी आप कहोगे कि सर डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हैं और बाकी सब जगह 0 है। बट ये क्या है? ये हमारा मेन डायगोनल नहीं है। ये हमारा मेन डायगोनल नहीं है। मेन डायगोनल लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? मेन डायगोनल के एलिमेंट होंगे और बाकी अदर जो हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 होंगे। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ध्यान रखना आप इस चीज को, क्या कि कभी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर है। डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर है। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं और भी, नहीं एग्जांपल से खेलेंगे, कोई बात नहीं। अगर वो मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लाइक 1 0 0 0 2 0, ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या ऐसा कोई डायगोनल बन पाया? डायगोनल बन ही नहीं पाया। तो सबसे पहले आप इस बात को जरा ध्यान रखेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी क्या हो जाता है कि आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जितने रो उतने कॉलम, उसी में डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो फिर किसे डायगोनल बोलेंगे? उसको जहां पर सिर्फ मेन डायगोनल पर ही एलिमेंट है और अदर एलिमेंट्स के हमारे 0 है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी अ डायगोनल if each of its entries not falling on the main diagonal is 0। क्लियर है बच्चे? जो मेन डायगोनल पे फॉल नहीं कर रहा वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। स्केलर अब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो यहां पर देखेंगे मेन डायगोनल पे आपको अलग अलग एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। जब आपको एक स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पर ही एलिमेंट होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर फिर डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? तो बच्चे यहां पर अगर आप स्केलर मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स में देखेंगे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेम ही होंगे। बट एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लें आप, लाइक दिस। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लाइक 5 0 0 0 5 0 0 0 एंड 5। आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि ये जो सारे के सारे हमारे पास में जो ये एलिमेंट्स हैं ये क्या है आपस में? ये सारे इक्वल ही होंगे। तो उसी को हम क्या बोल देंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? भाई इंट्रोडक्शन समझ में आ रही है या ये बताएं। हाँ जी, आगे बात करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और द यूनिट मैट्रिक्स। भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल पे एलिमेंट देखने को मिलेंगे, अदर एलिमेंट 0 होंगे। तो आप बोलोगे सर डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी है ही, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स? आइडेंटिकल मैट्रिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कंफर्म है कि जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट होगा वो 1 ही होगा। यहां पे तो भैया कुछ भी हो सकता था अगर आप स्केलर मैट्रिक्स में, बट वो इक्वल होगा। बट अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स है
तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट आपका 1 ही होगा। लाइक आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम आई से रिफ्लेक्ट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे आइडेंटिकल मैट्रिक्स को बच्चे? हम इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई का मतलब मेन डायगोनल पे हमारा जो एलिमेंट है कंफर्म है भैया वो 1 ही होगा। कंफर्म है जी, वो क्या होगा? 1 ही होगा। क्या है भाई? वो 1 ही होगा। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे भाई हम। आपको ये बात क्लियर हुई? कोई डाउट? चीज समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट हम इसको करेंगे, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल और साधारण है। लाइक एक ए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7। एडिशन करने के लिए जरूरी क्या है कि एक जो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर मैं यहां पर बी मैट्रिक्स ले रहा हूं तो अब बी का भी ऑर्डर यही रहना चाहिए। तो 3 5 माइनस का भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? तो भाई एडिशन, दो मैट्रिक्स तभी ऐड करना उनको पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। जैसे यहां पर आपको मैंने एग्जांपल में लिखा, दोनों के ऑर्डर क्या हैं? दोनों के ऑर्डर आप देखेंगे तो दोनों के ऑर्डर आपको सेम दिख रहे हैं। एंड इस मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करोगे? ए प्लस बी कैसे करोगे? ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास में 2 3 5 7 एंड मेरे पास में बी मैट्रिक्स क्या है? मेरे पास में बी मैट्रिक्स क्या है बच्चे? 3 5 -1 एंड 7। ये मेरे पास में बी मैट्रिक्स है एंड दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी इक्वल्स टू, हम सॉल्व करेंगे 2 और 3 हमारे पास में क्या है? 5। 3 और 5 क्या है हमारे पास में? 8। 5 और हमारे पास में -1 तो 4 आएगा बच्चे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ट्रीटमेंट होगा। अगर ऐड करेंगे तो क्या? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। कौन ऐड होगा बच्चे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा ऐड होगा। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ पाए आप? तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते चले जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। ये बात समझ में आपको आ गई? देन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास में 7 और 7 क्या हो गया? मेरे पास है 14। तो ये मेरे पास में बेसिकली क्या हो गया? एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर सेम रहना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो ये ए प्लस बी है दिस वन। और अगर मैं यहां पर b प्लस ए कर रहा होता, मेरी बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस हो गया थोड़ा वैसा, बट कोई बात नहीं, हम यहां पे मैनेज कर लेंगे। लाइक मैं b प्लस ए का मतलब क्या हुआ? b प्लस ए का मतलब हुआ पहले b मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। पहले b है तो पहले b को लिखा जाएगा। 3 5 -1 एंड 7 एंड प्लस ए। अब a मैट्रिक्स को लिखा जाएगा जिस ऑर्डर में करना है, 2 3 एंड 5 7। तो यहां पर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, b प्लस ए इक्वल्स टू क्या? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 4 एंड 14 दिस वन। तो क्या कंक्लूजन निकला एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का? ये कंक्लूजन निकल गया भैया, चाहे दो मैट्रिक्स है a प्लस बी कर दो या फिर b प्लस आप a कर दें, वो रिजल्ट सेम ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। a प्लस बी का रिजल्ट क्या आया था? ये आपके सामने 5 8 4 14 एंड b प्लस a का रिजल्ट क्या आया था? 5 8 4 एंड 14। यहां तक क्लैरिटी है भाई? यहां तक चीजें क्लियर है आपको? क्लियर है? एंड नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहेंगे? लाइक एक ए मैट्रिक्स है जिसके अपने एक एलिमेंट्स हैं 2 -5 7 एंड -3। नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहेंगे? माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगा? जब उसके अंदर का साइन जो है चेंज हो जाए। जब साइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। लाइक एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, जो साइन है मेरे पास में माइनस का 2, ये माइनस का तो क्या जगह पे प्लस का 5 है, माइनस का 7 एंड 3 दिस वन। जो एलिमेंट तो वही है 2 5 7 3, बट जो पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? और जब माइनस का साइन हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर के जो जितने भी एलिमेंट है उसका साइन चेंज होगा। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का एंड प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सेम मैट्रिक्स बट उसका आगे माइनस का साइन आ जाए तो क्या होगा? ये नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। क्लियर है?
हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन मैट्रिक्स में क्या समझ में आया भैया? ये मोटा मोटा समझ में आया हमारे पास में कि a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात है। अब तीन मैट्रिक्स अगर आपके सामने आ जाए a b और c, तो पहले दो को प्लस कर लो, जो रिजल्ट आएगा फिर थर्ड मैट्रिक्स के साथ में आप प्लस कर लेना। लेकिन ध्यान रखें आप एडिशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का, तो जो तीन मैट्रिक्स है तीनों के सेम ऑर्डर होने चाहिए। या फिर आप पहले को रहने दो, अगले दो को ऐड कर लो पहले, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको पहले साथ में ऐड कर लेना। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो यहां तक चीजें भाई क्लियर है आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? फिर डाउट है तो भैया पूछ सकते हैं आप, डाउट है तो आप पूछेंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स में बात आपको पहले यहां तक समझ में आ गई आपको। एंड आगे हम बात करते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अब जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो उस नंबर पे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो वैसे ही उस मैट्रिक्स पे फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल के लिए चीजों को जरा समझेंगे। लाइक मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 2 3 5 एंड 7, भाई छोटा छोटा लिख रहा हूं माफ करना। एंड एक बी मैट्रिक्स जो कि नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0, और मुझे क्या करना है ए प्लस एक नल मैट्रिक्स जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से, दिस पर। तो मैं ओ कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ जाना है इस पे? 2 प्लस 0 2 ही रहेगा, 3 प्लस 0 5 प्लस 0 एंड दिस पर। तो ये वही बात समझाने की कोशिश कर रहा है। और एक मैट्रिक्स और उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा हमारे पास में। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कुछ उसी तरीके का है, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। लाइक मेरे पास में एक ए है और एक मेरे पास में बी है, दो मैट्रिक्स को मैं सबट्रैक्ट करूंगा। तो सबट्रैक्शन का भी कंडीशन क्या है? जो इसके पास में 3 क्रॉस 2, जो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है सेम दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होना चाहिए। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखेंगे आप तो वो ऑर्डर भी वही होना चाहिए। ये ऑर्डर इक्वल होगा तभी हम यहां पे सबट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। और सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? वही बात कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक मैं यहां पे निकाल रहा हूं a माइनस बी, तो a माइनस बी में पहले मैं a मैट्रिक्स लिख लेते हैं भाई पहले, क्योंकि a है तो a 4 माइनस 1 2 3 5 माइनस 7। क्लियर है बच्चे? एंड मेरे पास में माइनस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है? 0 2 5 माइनस 2 6 1 दिस वन। a माइनस बी, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। a माइनस बी इक्वल्स टू 4 में से 0 गया बच्चे 4, माइनस 1 में से माइनस 2 गया, तो माइनस 1 एंड माइनस 2 क्या होगा? माइनस 1 एंड माइनस 2 क्या होगा? क्लियर है? एंड उसके बाद आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 में से फिर 5 गया तो माइनस का 3, ये मैं लिख दूं? डायरेक्ट लिख देते हैं। माइनस 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस 1 एंड माइनस 2 कितना होगा? माइनस 3। 3 में से 5 गया माइनस 2, 5 में से 6 गया माइनस 1 एंड माइनस 7 में से माइनस 1 गया तो माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8। क्लियर है बच्चे? ये क्या है मेरा? ये मेरा a माइनस बी आया। और अगर मैं यहां पर b माइनस ए कैलकुलेट कर रहा होता, क्या? अगर मैं यहां पर b माइनस ए कैलकुलेट कर रहा होता तो पहले b है ना, तो पहले मैं b मैट्रिक्स को लिखता हूं 0 5 6 2 माइनस 2 एंड 1। क्लियर है बच्चे? b माइनस ए। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? a मैट्रिक्स को लिखूंगा 4 2 5 माइनस 1 3 माइनस 7। क्लियर है बच्चे? एंड सॉल्व करता हूं। b माइनस ए इक्वल्स टू 0 में से 4 गया माइनस का 4, 2 में से 1 गया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना भाई। माइनस माइनस, अच्छा, एक सेकंड 3 माइनस 2 मैंने क्या कर दिया यहां पे? 0 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में? प्लस हो जाएगा ना। क्लियर है? माइनस है तो माइनस करूंगा प्लस, तो 5 आएगा यहां पर। सो कैसे इरेज कर सकते हैं भाई? कोई मुझे बताएगा? चलो क्या आएगा हमारे पास में? एक काम कर सकता हूं मैं, इरेज नहीं कर सकता तो मैं इसको पेंट कर सकता हूं, है ना? ठीक है, सारा मिट जाएगा। हाँ जी, तो 3 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? 5 हो जाएगा। क्लियर है? 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8। हाँ जी,
तो यहां सॉल्व करते हैं, 0 में से 4 गया, -4, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और +1 कितना हो जाएगा मेरे पास में 3, 5 - 2 3, -2 and -3 -5, 6 - 5 1 and 1 - +8 this one। अब जरा कंपेयर करो a - b के जो एलिमेंट है 4 - 3 -1 एंड यहां पे 3 5 एंड आपके पास में -8 और यहां पर क्या है 3 -5 एंड 8। तो देखेंगे एलिमेंट्स तो वही आएगा बट उसके साइन डिफरेंट आ जाएंगे। तो यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हो, यहां पर आप ये बात कंक्लूड कर लेना कि भैया जो a - b हमने करा और एक हमने b - a करा ये इक्वल नहीं होता है। क्लियर है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई। सर व्हेन 5 ठीक है वो कर लिया बच्चे। समीर कोहली जी, भाई देखिए भाई हमारे पास में कोहली जी भी पढ़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा धाम का। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। हाँ जी, अब देखिए बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स, अगर आप एक स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक ये ए है ना, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 3a, तो इसका मतलब है 3 इंटू मैट्रिक्स ए, 2 -3 -1 5 6 एंड 4। क्लियर है, एंड 3a कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो 3 से है ना ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सब कोई 3 से, सब कोई 3 से, सब कोई 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई होंगे, सब मल्टीप्लाई। तो यहां पे बेसिकली क्या आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 3 × 2 6, 3 × 3 -9, 3 × -1 -3, 3 × 5 15, 3 × 6 18 and 3 × 4 12 this one। each and every multiple जब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। पर इतनी सारी बात समझ में आपको आई जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर बेसिकली मुझे 2a + 3b कैलकुलेट करना है। तो 2a + 3b कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूंगा यहां पर 2a, जो कि क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a जो कि 0 2 3 2 1 एंड 4 है, जो कि रिजल्ट में क्या आने वाला है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 4 6 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 एंड 8 दिस वन। और एक हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चे, एक हम 3b, तो 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b, तो 3 एंड मैट्रिक्स b ले लेते हैं जो कि क्या है 7 6 3 1 4 5 एंड रिजल्ट क्या आएगा बच्चे आपका, रिजल्ट आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 18 9 3 12 और 15। अब मुझे बेसिकली क्या करना है वो आपको क्लैरिटी दी हुई है कि बेसिकली आपको 2a + 3b करना है, जो कि आप कर सकते हैं। 2a क्या है हमारे पास में, 2a मेरे पास में है 0 4 6 4 2 8 प्लस 3b क्या है हमारे पास में, 3b हमारे पास में 21 18 9 3 12 एंड 15। क्लियर है बच्चे, एंड आगे हम सॉल्व करेंगे इसको तो पता है पहले ऐड करने से पहले देख लो होगा भी नहीं होगा भाई, सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है मैट्रिक्स का। क्लियर है, 2 × 3 है, ये भी 2 × 3 है, तो यहां पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 + 21 21, 4 + 18 22, 6 + 9 15, 4 + 3 7, 2 + 12 14, 8 + 15 23 दिस वन। क्लियर है बच्चे, तो बेसिक पहले मैं एक सब क्यों सिखा रहा हूं भाई, आपका हाथ चलना चालू हो जाए मैट्रिक्स पे, समझे, आपका हाथ चलना चालू हो जाए मैट्रिक्स पे। क्यों जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पर मैं ये सब चीजें लेके नहीं बैठूंगा, जब मुझे मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइड करना होगा किसी पर्टिकुलर नंबर से, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ जाए, मुझे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो वहां पर मैं वो सिखाने के लिए नहीं बैठूंगा, वहां तो मैं करूंगा सॉल्व बच्चे जब आगे क्वेश्चन आएगा तो, बट वो चीजें ऑलरेडी पहले सिखा दूंगा तभी तो मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो ठीक है बच्चे, तो आज तो यहां तक, क्योंकि अब हम एक प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स का पहला पीस समझ लीजिए जो पढ़ा हमने। एक ए और बी 2 मैट्रिक्स है, उसको अगर हमें के से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स को इंडिविजुअली के से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो, बात एक ही है। क्लियर है बच्चे,
एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है, जबरदस्त तरीके धड़ल्ले तरीके से इसका यूज होने वाला है। तो इसको अब आप नेक्स्ट क्लासेस में बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसको हम पढ़ना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच। और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी बच्चे क्लास में आ जाए। क्लास इतनी जल्दी स्टार्ट करने की जल्दबाजी क्या थी भाई? कोई जल्दबाजी नहीं थी। 100 लेक्चर्स हैं, 100 लेक्चर्स हैं बच्चे। 100 लेक्चर्स को कैसे डिलीवर करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपका रिजल्ट 1 महीने पहले आ रहा है पेपर से, 1 महीना पेपर है, तो वो 30 दिन में हम 100 लेक्चर कैसे डिलीवर कर देंगे? वो पॉसिबल नहीं है ना। तो समझिएगा, तो इसलिए जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से चीजों को लेके चलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स पे कई बार डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का क्या है, कितनी स्पीडली वो कवर करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली वो ज्वाइन करते हैं। बट हमारा कोर्स हम इसको खींच के चलेंगे बिल्कुल, खासकर जब तक कॉलेज नहीं खुलते तब तक तो हम बिल्कुल बहुत फराटेदार लेके चलेंगे इसको। मुझे मालूम है अब फेस्टिवल वगैरह में यार हम भी कोई कोर्स का बटन लेके नहीं बैठेंगे नवंबर में एंड में। कोर्स निपटा चुके होंगे, हम कोर्स को एंड कर चुके होंगे भैया। हम नवरात्र हम बड़े चिल करके मनाते हैं। तो कोर्स टाइम पे शुरू करो, टाइम पे खत्म करो, बढ़िया तरीके से करो। क्लियर है, समझ में आप? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी वंश, अब आप में से कोई बच्चा क्या सीए में कर रहा है या करने का प्लान कर रहा है, या कोई स्टूडेंट बैंकिंग के लिए जा रहा है, या कोई स्टूडेंट सीजीएल के लिए जा रहा है, तो प्लीज कमेंट करें भाई। क्लियर है से बच्चों को समझ में आया? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? एंड आप अपने क्लासेस में भी चीजों को अवेयर करें, चीजों को शेयर करें, और ताकि हम आपके साथ में इसी तरीके से काम करते रहें। और बहुत बड़ा गिफ्ट जो है हम शिक्षा धाम की तरफ से बहुत जल्द आने वाला है, जो हम हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से। बहुत जबरदस्त गिफ्ट देने वाले हम। अगर आप वंश सीए के लिए सोच रहे हो तो भैया आप सोचना नहीं है, आप करना है। और सीए का बैच हमारा 1 से 2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, सीए फाउंडेशन का बैच। और बड़े कमाल की चीज है, अब तो देखना कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा एक मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि भैया एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, हमारा जो एजुकेशन है यार, उसके लिए किसी पेरेंट्स को ना प्लान नहीं करना पड़े बच्चों के लिए, उसके लिए कोई बजट नहीं बनाना पड़े। क्योंकि एजुकेशन पे सबका राइट होना चाहिए और स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर नहीं आए। कई बार स्टूडेंट बहुत बार मन भी करता तो सोचता अगर मैं नहीं कर पाए, इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे। उस दुविधा में स्टूडेंट हाथ ही नहीं डालते हैं। और अभी भी मैं आपको बताता हूं कि जो लोग 200 रुपए में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे दावे भी करते आए हैं, लेकिन उन लोगों को देखोगे तो 200 का कोई कोर्स ही नहीं है। तो खैर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने बच्चों को समझता हूं, और मैं इतना अच्छे समझता हूं कि हिंदुस्तान दिल्ली में नहीं बसता, दिल्ली हिंदुस्तान में बसता है। मतलब कि हिंदुस्तान में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां बच्चे पेरेंट्स के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, टाइम निकाल करके अब इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट से पढ़ रहे हैं तो कुछ सीक्वेंस में पीडीएफ फाइल उनको मिल नहीं रहा है, और उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी नहीं है कि वो 10,000 और 8,000 रुपए का वो चीजें अफोर्ड करें। तो इसीलिए आपके जो एक पिज्जा के रेट में ही हम सीए का फाउंडेशन का कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी लॉन्च करेंगे। अच्छा, बच्चे जो है बैंकिंग में भी लगे हुए हैं, वेरी गुड। तो यहां मैं देख पा रहा हूं बैंकिंग में भी बच्चे हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब एंड एमबीए एंड सीएमए के अंदर बच्चे ज्यादा हैं। इसको जल्दी हम लॉन्च करेंगे। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।